कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारत की खोज के अंतर्गत जो पाठ पढ़ा उसका शीर्षक था जन संस्कृति। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की खोज के अंतर्गत ही जो हमारा पाठ है उसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह उस समय की जो श्रेष्ठ सभ्यताएं थी, जैसे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभ्यताओं में सबसे विशेष स्थान रखती है, क्योंकि यह नगर सभ्यता थी। यहाँ नगर सभ्यता विकसित हुई थी। इसका समय लगभग 8000 वर्ष से भी अधिक माना जाता है कि यह 8000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और इस पर अभी भी खोज जारी है कि क्या ये इससे भी अधिक पुरानी थी, क्या उससे भी अधिक पहले कोई और सभ्यता थी हमारे देश में। तो हमारा वो विषय नहीं है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में ही बात करेंगे। यह सिंधु घाटी में विकसित होने के कारण इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके साथ हम लोग क्या देखते हैं, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु को इंडस नदी भी कहा जाता है, इंडस रिवर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय इसके केंद्र नगर थे, जो केंद्रीय नगर थे वह थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन दो सभ्यता, इस सभ्यता के दो मुख्य केंद्र थे, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। हम लोग आज इसी पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में। तो आइए अब पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि नेहरू जी इसके माध्यम से हमें क्या क्या बताना चाहते हैं। मैं पाठ को पढ़ते हुए आपको समझा रहा हूँ। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिलते हैं। मैंने क्या कहा कि इसके दो मुख्य, ऐसे इसके बहुत सारे प्रमुख केंद्र थे, परंतु सबसे मुख्य जो केंद्र थे वह थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। जब इस सभ्यता की खोज की गई तब हमारी समझ में क्या अंतर हुआ और हम क्रांतिकारी सोच वाले हो गए। अर्थात इससे पहले भी कोई सभ्यता थी, हम जिसे आज मानते हैं, इस सभ्यता से भी कोई प्राचीन सभ्यता थी, हमारी सोच में बदलाव आया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित है। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी, यानी इसकी कोई ये प्लान करके या नियम बनाकर कोई खोज नहीं किया गया था कि हमें ये सभ्यता ढूंढनी है। ये संयोग मात्र था। ये काम करते हुए मजदूरों द्वारा काम करते करते अचानक ये सभ्यता प्रकट हुई, अर्थात इसकी खोज हुई। हम लोग पाठ में जानेंगे कि कैसे इसकी खोज हुई। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। यानी अभी भी इसके पुराने केंद्रों को खोजना, इससे भी अगर कोई पुरानी सभ्यता हमारे देश में अगर विकसित हुई हो तो उसे भी खोजना हमारा ही काम है। लेखक कह रहे हैं कि संभव हो बाद में और भी खोजा जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, यानी इसका
क्षेत्रफल केवल सिंधु नदी के आसपास ही नहीं था, यह पूरी गंगा घाटी तक फैली थी, अर्थात जो नाम लेखक ने बताया। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। कोई भी सभ्यता रातों रात विकसित नहीं हो जाती। कोई भी चीज़ आज अगर हम सोचें कि घर बनाएंगे तो एक रात में उसे बनाकर नहीं खड़ा कर सकते, समय लगता है। ठीक उसी तरह से मानव सभ्यता भी रातों रात विकसित नहीं होती, हजारों सैकड़ों सालों का समय लगता है। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, अर्थात इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी थी कि यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष थी, अर्थात यहाँ के लोगों को अपने अनुसार धर्म का आचरण करने, धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। उनके मान्यताओं में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, अर्थात यहाँ के लोग अपनी मर्जी से जो चाहे धर्म अपना सकते थे और उसका पालन कर सकते थे। उसका एक रूप हम लोग आज क्या देखते हैं कि आज भी हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ का जो संविधान है सभी को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, अर्थात उसकी जो छाया है आज भी हम में देखी जाती है, देखी जा रही है कि हम लोग उसका पालन आज भी कर रहे हैं। वह सभ्यता भी धर्मनिरपेक्ष थी और आज हम जिस समय में रहते हैं वह भी समय क्या है, हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं था। जो मैंने पहले ही बता दिया कि धार्मिक तत्व होते भी लोगों को उनकी मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करता था। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत के बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। मैंने पहले ये सारी बातें बता दी कि किस तरीके से हमारी सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी कुछ मामलों में उनसे बेहतर थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया, रूस और फारस से था, और व्यापार और सांस्कृतिक संबंध दोनों ही थे। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। मैंने पहले ही कहा कि यह एक नागर सभ्यता थी और यहाँ मुख्य रूप से क्या होता था, व्यापारी वर्ग का ही प्राबल्य था, अर्थात वे धनाढ्य थे और उन्हीं की ज़्यादा चलती थी। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थी, अर्थात बहुत बड़े बड़े आजकल जैसे हम लोग देखते हैं ना शॉपिंग मॉल, उस तरह की दुकानें नहीं थी, छोटी छोटी दुकानें थीं जो सड़कों के किनारों पर होती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय में ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए, बदलाव हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। इस पर भी मैंने पहले ही बताया कि कुछ बात तो है जो आज भी हमें उस रूप में बनाए हुए, यानी सभ्यता तो नष्ट हो गई लेकिन सभ्यता का वहन करने वाले जो हम लोग हैं उसमें वो परिवर्तन नहीं हुआ। हम आज भी उनकी विचारधारा, माफ कीजिएगा, उनके कुछ तत्वों का वहन कर रहे हैं जो हमें आज इस रूप में भी उससे जोड़े रखे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यानी आज हम लोग 21वीं सदी में रहते हैं, आधुनिक भारत में रहते हैं, किंतु जो रहन सहन है, जो लोक प्रचलित
रीति रिवाज हैं, जो दस्तकारी है, यहाँ तक कि जो फैशन है पोशाकों का, उस पर भी हमें उनकी कुछ छाप दिखाई दे जाती है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर वेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने के रूप में दिखाई पड़ता है। जब जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है, उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के यंत्र का निर्माण भी किया है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस समय क्या था, अच्छी नालियाँ और हमाम जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो हम लोगों ने आज आधुनिक रूप से तरक्की कर ली है, तकनीकी रूप से तरक्की कर ली है, लेकिन उनकी जो चीज़ें थी जैसे नालियों का, स्नान घरों का आदि का जो नगर सभ्यता थी, उसका प्रभाव आज हमें देखने को आज भी मिलता है। तो इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं आर्यों का आना। तब तक के लिए धन्यवाद।